We are going to start a new topic of metal and non-metal class 10th. In previous video, we will discuss about physical and chemical properties of metals, and now we discuss about physical properties of non-metals. तो what is non-metals? सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि non-metals क्या होती है। जैसे मान लीजिए मेटल के केस में मैंने बताया था, मेटल को मैंने m से रिप्रेजेंट किया था। अगर कोई भी एलिमेंट, मेटल ही नहीं कोई भी एलिमेंट अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो हम उसको बोलते हैं मेटल। ये तो हमने केमिकल बेसिस पे देखा था। लेकिन अगर मैं फिज़िकल की बात करूँ तो मेटल के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मेटल्स के अंदर ये सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो जो भी मेटल होती है, सबसे पहले तो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात बताऊं तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल के अंदर जो टेंडेंसी होती है वो ना तो मेलिएबल होती है वो, और ना ही वो डक्टाइल होती है। मेलिएबल का मतलब ये होता है अगर आप किसी हैवी हैमर से अगर आप उस नॉन मेटल को आप बीट कर रहे हो तो उससे वो ऐसा नहीं है कि वो टूट जाए। और डक्टाइल का मतलब होता है बहुत थिन वायर बनाना। तो नॉन मेटल्स के हम बहुत थिन वायर भी नहीं बना सकते। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ना तो मेलिएबल होती हैं और ना ही डक्टाइल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होती हैं एक्चुअली क्या होता है कि जो मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल की जो टेंडेंसी है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है। और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल दें या कोर इलेक्ट्रॉन बोल दें। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी होती है और इसी की वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं जनरली सॉलिड, बहुत कम नॉन मेटल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी नॉन मेटल्स जो हैं वो लिक्विड या गैस होती हैं। कुछ नॉन मेटल ऐसी भी हैं जो सॉलिड होती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होती हैं वो लिक्विड फेज़ में या गैसियस फेज़ में होती हैं। लेकिन जो नॉन मेटल सॉलिड फेज़ में, जैसे कार्बन है या कार्बन ले लेता हूँ मैं, या फॉस्फोरस ले लेता हूँ, तो ये जो नॉन मेटल्स हैं ये ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को देती नहीं है। इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं सॉल्यूशन से। अब सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस की वजह से होती है। तो इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। और जो नॉन मेटल्स हैं इनमें एग्जांपल जो होता है, जैसे कार्बन भी नॉन मेटल है। कार्बन की जो दो एलोट्रॉप हैं, एक तो होता है इसका डायमंड। तो डायमंड जो होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट करता है। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसका रीज़न जो होता है वो इसकी स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। डायमंड और ग्रेफाइट की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्लोजली पैक्ड इसके पार्टिकल्स होते हैं और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। लेकिन ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसकी 3D होती है, इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो दो लेयर के बीच में थोड़ा गैप होता है, उस गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से मोबिलाइज कर सकता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि इसमें कार्बन का जो एलोट्रॉप डायमंड है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो मोर एवर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कार्बन एलोट्रॉप जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट करता है। और क्यों करता है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जबकि डायमंड की स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। तीसरा हमारे पास है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स। नॉन लस्टर का मतलब होता है शाइनी सरफेस। तो इसकी कोई सरफेस शाइनी नहीं होती। ये कैसी है? शाइनी सरफेस। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं जनरली इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड की जो सरफेस होती है, जो मेटल्स होती हैं उनकी सरफेस शाइनी होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की सरफेस शाइनी नहीं होती है। दे आर जनरली सॉफ्ट होती हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल इसलिए सॉफ्ट होती हैं, कोई भी चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, सॉफ्ट तभी होगा जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो वीक होता है। तो ऐसा होता है कि ये जो जनरली सॉफ्ट हैं, इसका रीज़न ये है कि मोर एवर जो नॉन मेटल्स होती हैं वो लिक्विड या गैसियस फेज में होती हैं। लिक्विड और गैसियस फेज में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है।
तो यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि इनके बीच का जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है। तो वीक होने की वजह से ये जो होते हैं नॉन मेटल्स वो सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकते। स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच के जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिकुलर गैप ज़्यादा होता है और मॉलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। उसकी वजह से ये नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों होते हैं। अब ये जो तीनों हैं वो एक ही चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी रिलेट करते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए और लो होता है क्योंकि ये जनरली सॉलिड नहीं होती, लिक्विड और गैसियस फेज में होते हैं। तो लिक्विड और गैसियस फेज में होने की वजह से इनके बीच के जो मॉलिक्यूल के बीच के जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो हो जाते हैं। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर। ये एक न्यू टेंडेंसी है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके बहुत सारे डिफरेंट कलर हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जैसे मान लीजिए ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जो होता है वो येलोइश रेड येलोइश होता है, ये इस तरीके का होता है। क्लोरीन भी येलो कलर की वेपर होती है इसकी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कलर का जो फिनोमेना होता है वो एक्चुअली जो कलर का फिनोमेना होता है वो होता है फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये 10th क्लास में ये चीज़ नहीं बताई जाती है, 10th क्लास में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ये आप 11th क्लास में जब जाएंगे तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक बात बता दूँ, जैसे O2 है, O2 माइनस दिया हुआ है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पर 8 2 16 1 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब 17 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन जरूर ऐसा होगा जो अनपेयर्ड होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल के अंदर। तो उस केस में फिर वो क्या करता है कि वो जब वो अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाद में उसको एमिट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, फिर हायर से जब लोअर में बैक होता है तो फिर वो कुछ जो फोटॉन्स होते हैं वो एमिट करता है और वो विजिबल रेंज में आने की वजह से कलर आ जाता है। तो कलर का फिनोमेना इतना इजी फिनोमेना नहीं है जो 10th क्लास में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाए और ना आपकी ऐसे समझ में आ जाएगा। तो ये आप इतना ध्यान रखिए कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत सारे कलर में होती हैं और कलर का जो रीज़न होता है किसी भी कंपाउंड के केस में वो कलर का फिनोमेना सीधा उसके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बताया जाता है। क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए ये डिफरेंट कलर में होते हैं। ये चीज़ आप याद कर लीजिए। ये हालांकि एक्सप्लेन की जाएगी 11th क्लास में। दे हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी इनकी कम क्यों होती है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होने की वजह से इनके मॉलिकुलर जो अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है, यानी कि इनके बीच के फोर्सेस वीक हो जाते हैं ड्यू टू वीक फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका रीज़न होता है। तो वीक फोर्सेस होते चले जाएंगे तो इनकी डेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। तो इनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस होते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो होती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। तो देखिए ऐसा होता है जो ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब सिंपली जो हमारे पास कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा अगर हमने यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट को ले लिया। मैं ग्रेफाइट की रिएक्शन बता रहा हूँ, ये कार्बन ग्रेफाइट, इसकी रिएक्शन मैं अगर ऑक्सीजन से करा दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है आपका, इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं वाटर से करा दूं तो यहाँ बन जाता है H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। अब एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं, मेटल्स में हमने क्या देखा था कि मेटल की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो वहाँ पर क्या बन रहा था? मेटल ऑक्साइड बन रहा था। और अगर मैं मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा रहा था तो वहाँ बेसिक सॉल्यूशन तैयार हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन की जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, कार्बन या कोई और नॉन मेटल, मैं उसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करा रहा हूँ
तो वहाँ यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड बन रहा है। और नॉन मेटल ऑक्साइड को जब मैं वाटर के साथ मिक्स करा रहा हूँ तो क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो तो सभी क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्साइड जो बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि जो हमारे पास मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज एसिड, सो इट इज सो वी कैन से मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो मेटल जो है यहाँ पे क्या बनाते हैं, जो नॉन मेटल हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने कार्बन का लिया है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सल्फर का। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ मिक्स करा दूँ तो क्या बन जाएगा, H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो ये भी एसिड ही बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो ऑक्साइड बनेगा वो ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक ऑक्साइड। तो ये सभी कैसे ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वाटर के साथ मिक्स होने पर ये एसिड देते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद किसके साथ देख लें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, उसमें किसके साथ देखी थी, वाटर के साथ देख लेते हैं। अब देखिए ऐसा होता है कि जब हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन अगर मैं डायरेक्टली वाटर से करा दूँ तो रिएक्शन तो होने की नहीं है। तो नॉन मेटल अगर मैं वाटर के साथ, मतलब ई मान लेता हूँ मैं इसको नॉन मेटल को, और अगर मैं H2O के साथ रिएक्शन करा दूँ तो नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होगी, इसका रीज़न ये होता है कि रिएक्शन केवल, जैसे मेटल की अगर मैं रिएक्शन करा रहा था, ये तो मैंने नॉन मेटल ले लिया, और अगर मैं मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा दूँ तो ये रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पे क्या बन जाता है, MOH प्लस H2। अब देखिए ऐसा होता है कि वाटर जो होता है वो डिसोसिएट होता है तो बनता है H प्लस और OH माइनस। बहुत सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस H पॉजिटिव प्रोटोनेटेड आयन को, हाइड्रोनियम आयन, ये प्रोटोनेटेड प्रोटॉन है, ये प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन आयन है, इसको वाटर के साथ मिक्स करा दूँ तो बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये जो मेटल होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देता है। आपको पता है मेटल बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो मेटल इजीली इसको प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये H2 में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इस केस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को केवल एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं रहा, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सिंपली आप ऐसे समझिए कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की वजह से वो वाटर को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं। जब वो वाटर को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। जबकि मेटल के केस में अगर मैं बात करूं तो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है, H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 में। तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं बनेगी, जबकि इस केस में हाइड्रोजन बनती है। अब मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो देखिए डाइल्यूट एसिड के साथ भी ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसका भी रीज़न है। जैसे मान लीजिए मैं डाइल्यूट ले लेता हूँ, मैं डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl के पास क्या होता है, H प्लस को अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तब तो ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ई जो होगा नॉन मेटल ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जबकि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाएगा तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो इस केस में अगर मैं मेटल की बात करूँ तो मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो ईजिली इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। बट जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की वजह से इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पर जो नॉन डाइल्यूट एसिड के साथ जो रिएक्शन होगी नॉन मेटल की, वो नहीं होगी यहाँ पर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगी नॉन मेटल।